जब से छत्तीसगढ़ में माओवाद ने अपना अपना कदम रखा, मतलब उसे माना जाता है कि 4 दशक हो गया है, और तब से जब भी माओवाद को लेकर मुठभेड़ होती है या माओवाद को समाप्त करने की बातचीत होती है, उसमें कई बार आंकड़ों में बड़ा नुकसान और स्तर पर मतलब बड़े स्तर के माओवादी नेताओं को देखा जाए तो बड़ा नुकसान होता है। लेकिन जब इतिहास की बात की जाएगी तो अब तक का सबसे बड़ा नुकसान 21 मई को माना जाएगा। 21 मई माओवादियों के लिए वो दिन था जिस दिन उन्होंने अपने सबसे शीर्ष नेतृत्व को खो दिया। माओवादियों को भी भरोसा नहीं रहा होगा कि कैसे इतना बड़ा नुकसान उनका हो गया और कैसे उनकी सुरक्षा में चूक हो गई और जवानों ने उन्हें घेर कर मारा और वो अपने शीर्ष नेता को बचा नहीं पाए। सोचिए, ये वही बस्तर है जहाँ कभी ताड़मेटला जैसी घटनाएं होती थी जिसमें 76 जवानों की हत्या होती थी। अब ये वही बस्तर है। हालात कितने बदल गए हैं कि माओवादियों के सीधे शीर्ष नेता को टारगेट किया गया और उन्हें मारा भी गया। इसको लेकर माओवादियों ने एक लंबा चौड़ा पत्र जारी किया है, 2 पत्र जारी किया है। हालांकि मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे गया था तो मैं थोड़ा सा लेट हूँ, हो सकता है आपको इस पत्र के बारे में पहले से जानकारी मिल गई हो, लेकिन मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं हर पक्ष को सामने रखता हूँ। तो माओवादियों के इस पत्र में उन्होंने क्या क्या लिखा है, इससे आपको समझ में भी आएगा कि मुठभेड़ कैसे कैसे हुई। उन्होंने भी बारीक विश्लेषण करके बताया। ग्राउंड रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया है, लेकिन उन्होंने बारीक विश्लेषण भी करके अपने इस पत्र में लिखा है। ये पत्र दंडकारण स्पेशल जोनल स्पेशल जोनल कमेटी है, उसके जो प्रवक्ता हैं विकल्प, उन्होंने इस पत्र को जारी किया। और पत्र में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। पत्र में माओवादियों ने लिखा है कि भाकपा माओवाद के महासचिव कॉमरेड नंबाला केशवराव उर्फ बसवाराज अमर रहे। गुंडेकोट अमर शहीदों को क्रांतिकारी जोहार। 21 मई माड़ के गुंडेकोट हत्याकांड का निंदा करें। माओवादी इसे एक हत्याकांड का रूप दे रहे हैं। हालांकि एक मुठभेड़, पुलिस ने इसे मुठभेड़ बताया, इसके पहले मुठभेड़ होती रही है, और लेकिन माओवादी इसे हत्याकांड मानते हैं। उन्होंने लिखा है, नारायणपुर जिला माड़ क्षेत्र के गुंडेकोट जंगल में 21 मई 2026 को हत्याकांड में जान कुर्बान किए गए उनके प्यारे जो साथी हैं, भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के नेता, उनकी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कॉमरेड नंबाला केशवराव उर्फ बसवराजू उर्फ BR दादा को उनके दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी सिर झुकाकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। साथ में इस हत्याकांड में मारे गए बाकी CC स्टाफ के राज्य कमेटी स्तर के कॉमरेड नागेश्वर राव उर्फ मधु उर्फ जंग नवीन, CC स्टाफ के कॉमरेड संगीता, भूमिका, विवेक, CYPC सचिव कॉमरेड चंदन उर्फ महेश, CYPC हैं, सेंट्रल कमेटी हो सकता है, सदस्य सजंती के साथ गुड्डू, रामे, लालसू, सूर्या, मासे, कमला, नागेश, राघो, राजेश, रवि, सुनील, सरिता, रेशमा, राजू, जमुना, गीता, हुंगी, सनकी, बदरू, नीलेश, संजू, इन सभी कॉमरेडों को उनकी दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनके अधूरे आशयों को पूरा करने का संकल्प लेती है। ये पहले पैराग्राफ में माओवादियों ने लिखा है। साथ ही साथ मारे गए सभी माओवादियों के परिवारजन और मित्रों के प्रति SZC गहरी संवेदना व संताप व्यक्त करने की जानकारी भी इसमें दी गई है। माओवादियों ने अपने इस पत्र में विकल्प ने लिखा है कि तमाम देशवासियों व पार्टी PLGA कतार दुनिया के मेहनतकश लोगों से, क्रांतिकारी संस्थाओं से उनकी पार्टी आह्वान करती है कि इन शहीदों की स्मृति में शहीद स्मृति सभाओं का आयोजन करें। उनके सर्वोच्च आशयों को पूरा करने दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष के राह पर आगे बढ़ें। ब्राह्मणी हिंदुत्व, फांसीवादी सरकार तथा षड्यंत्र के तहत किए गए इस पाशविक हत्याकांड का तीव्र निंदा करें। उनकी पार्टी के महासचिव कॉमरेड BR दादा ने माड़ में मौजूद रहने के बारे में पुलिस खुफिया वालों को पहले से जानकारी थी। इन 6 महीने में माड़ क्षेत्र में अलग अलग यूनिटों के कुछ लोग कमज़ोर होकर पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर गद्दार बन गए। इन लोगों से उनके गोपनीय समाचार उनको अपडेट होते गए, जिसमें BR दादा मतलब कि बसवराजू को निशाने पर लेकर जनवरी और मार्च महीने में समाचार आधारित 2 बड़े अभियानों का संचालन किया गया, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाए। इन अभियानों के बाद पिछले 1.5 महीने में उस यूनिट के 6 लोग दुश्मन मतलब कि पुलिस के सामने सरेंडर किए। दादा मतलब कि BR दादा जो कि बसवराजू के सुरक्षा में मुख्य जिम्मेदारी निभाने वाले CYPC मेंबर में भी इसमें शामिल हैं। माड़ आंदोलन को गाइड करने वाले यूनिफाइड कमांड के एक सदस्य भी
इस बीच गद्दार बन गए। माओवादी जब गद्दार लिखते हैं उसका मतलब होता है कि सामने वाला ने सरेंडर कर दिया। इससे उन लोगों का काम और आसान हो गया। ये सभी गद्दार लोग रेकी सहित ऑपरेशन में भी शामिल हुए। इन लोगों के कारण से ही माओवादियों को मतलब उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। माओवादी मान रहे हैं इस बात को कि ये बहुत बड़ा नुकसान है। जनता को अपने जल जंगल ज़मीन से बेदखल कर यहाँ के संपदाओं को कॉरपोरेट को सौंपने के मकसद से चल रहे इस कगार अभियान में इस सफलता पर गद्दारों की वजह से मिली, जिन्होंने सरेंडर किया। अब आगे की जानकारी में माओवादियों के प्रवक्ता विकल्प ने लिखा है कि योजना के तहत 17 मई से नारायणपुर कोंडागांव डीआरजी वालों का डिप्लॉयमेंट ओरछा की तरफ से शुरू किया। 18 को दंतेवाड़ा बीजापुर के डीआरजी बस्तर फाइटर के जवानों ने अंदर गए। 19 तारीख सुबह 9 बजे तक हमारे यूनिट मतलब कि माओवादियों की जो यूनिट है उसके नज़दीक पहुंच गए। अभियान में एक दिन पहले यानी कि 17 तारीख को उस यूनिट का एक पीपीसी मेंबर अपनी पत्नी के साथ भाग गए। इन लोग कहाँ गए जानकारी लेने का है। इन लोगों के भाग जाने के बाद वहाँ से डेरा को बदल दिया गया। देखिए माओवादी कितना सतर्क रहते हैं, इसलिए उनको आश्चर्य हो रहा है कि इतनी सतर्कता बरतने के बावजूद उनके शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर दिया गया। जैसे ही 2 लोग भाग गए संगठन छोड़ के, वो तत्काल वो लोग जो है उस जगह को ही छोड़ दिए। 19 तारीख सुबह पुलिस फोर्स नज़दीक गांव तक पहुंचने के समाचार मिली। उसके बाद से निकल कर जा रहे थे। रास्ते में सुबह 10 बजे पुलिस जवानों से पहली मुठभेड़ हुई। उसके बाद दिन भर 5 बार मुठभेड़ हुई। इन मुठभेड़ों में किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। उनके घेराव क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए 20 तारीख दिन भर कोशिश किए लेकिन सफल नहीं हो पाए। 20 रात को हजारों पुलिस बल नज़दीक से घेर लिए और 21 सुबह फाइनल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यही वो 21 मई जो है वो माओवादियों के लिए काला दिन हो गया, क्योंकि उस दिन उनका शीर्ष नेतृत्व समाप्त कर दिया गया। माओवादियों ने लिखा इसको अपने पत्र में कि फाइनल ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक तरफ अत्याधुनिक हथियारों से लैस हजारों जवान, देखिए पहले जवान लिख रहे थे, फिर माओवादियों ने यहाँ पर उसे बदल कर गुंडा बल किया है। और उनके भाषा शैली के एक परिवर्तन आप अगर ध्यान दें तो ये भी है कि बीच में जो अभय के नाम से एक प्रेस नोट आया तो उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को लेकर आदरणीय और बहुत आदर्श वाले मतलब उन्हें सम्मानजनक शब्दों से उनका प्रयोग किया। उसके ठीक पहले रुपेश ने जो पत्र जारी किया तो उन्होंने भी गृह मंत्री विजय शर्मा जी को लेकर काफ़ी सम्मानित तरीके से बातचीत की, लेकिन वापस उनके शीर्ष नेतृत्व को जिस तरह से ख़त्म कर दिया गया तो उसके बाद फिर से उनकी भाषा में परिवर्तन आया। ऑपरेशन में इन लोगों को लिखा है कि हजारों जवान, हालांकि उनको माओवादियों ने गुंडा बल लिखा है लेकिन मैं जवान बोल रहा हूँ, लेस हजारों गुंडा बल उर्फ जो जवान है जो हमारे। ऑपरेशन में इन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था हेलीकॉप्टर से किया गया। दूसरी तरफ देश के सामाजिक आर्थिक समस्याओं के चलते लड़ने वाले मात्र 35 जन जो क्रांतिकारी, जो अपने माओवादी साथियों को माओवादी क्रांतिकारी कहते हैं, लोग 60 घंटों से इन लोगों को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिले, भूखे रहे और इन दोनों पक्षों के बीच में युद्ध शुरू होता है। माओवादियों के अनुसार उनके जो साथी हैं उन्होंने BR दादा मतलब कि बसवराजू दादा को अपने बीच में सुरक्षित जगह में रखा और प्रतिरोध किए। पहले राउंड में DRG के कोटलू राम को मार गिराया। सबसे पहला जवान जो शहीद हुआ, जो मैंने आपको बताया था, उसके कुछ समय तक आगे आने के लिए किसी ने हिम्मत नहीं किया और बाद में फायरिंग चालू हुई। प्रतिरोध को सक्रियता के साथ नेतृत्व करते हुए सबसे पहले कमांडर चंदन उनके जो थे वो मारे गए। फिर भी सभी ने आखिरी तक डट कर प्रतिरोध किया। कई जवानों को घायल किए, हालांकि इसमें कई जवानों के घायल होने की जानकारी तो ये है कि 2 जवान शहीद हुए। घायल जवानों की जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन माओवादियों ने कहा है कि कई जवानों को घायल किया। एक टीम आगे बढ़कर उनके घेराव को तोड़ने में सफल हुई, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूँ ये माओवादियों ने लिखा है, इसको आप फील कीजिएगा। मैं आपको घटनास्थल की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, उस जंगल को आप मतलब समझिएगा कि मुठभेड़ कैसी हुई। लेकिन भारी सेलिंग के कारण बाकी लोग उस रास्ते से निकल नहीं सके। घेराव को ब्रेकिंग किए टीम मुख्य टीम से अलग हो गई। सभी ने नेतृत्व को बचाने की अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए दादा को आखिर तक छोटा सा भी खरोंच नहीं आने दिया। दादा मतलब बसवराजू। सभी शहीद होने के बाद कॉमरेड BR दादा को जिंदा पकड़ लिया गया, हत्या किया गया और उनके कुल 35 लोग इस टीम में शामिल थे, जिसमें 28 माओवादी मारे गए। इस मुठभेड़ में 7 जन सुरक्षित भी निकल गए। 35 में से 28 मारे गए, 7 लोग सुरक्षित भी बाहर निकले हैं माओवादी। और जो मारे गए साथी उनकी सूची उन्होंने अलग से जारी करने की बात कही है।
साथ ही साथ बताया कि जो नीलेश हैं 28वें माओवादी, उनकी लाश उनके पीएलजीए को मिला। पुलिस फोर्स गवंडी से वापस आते समय इंद्रावती नदी किनारे आईडी विस्फोट हुआ, जिसमें जवान रमेश हेमला उनकी मौत हुई, जो कुछ समय पहले तक उसी क्षेत्र में एलओएस कमांडर के रूप में काम करते थे। सरेंडर करने के बाद जब पुलिस में गए तो उनकी मौत हुई और माओवादियों के ही बम से हुई। सोचिए, इतने साल तक वो माओवादियों का हथियार थामते थे और जब सरेंडर किए तो मारे भी गए तो माओवादियों के ही बारूद से। इस सभी ध्यान देने वाले मुख्य बात यह है कि इस सब जोन में उनकी तरफ से एक तरफा सीज फायर का घोषणा कर रहे थे। माओवादियों को जो शीर्ष नेता हैं BR दादा के सुझाव पर ही शांति वार्ता, मतलब बसवा राजू का ही सुझाव था कि शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल के लिए सरकारी सशस्त्र बलों पर कार्रवाइयों पर रोक लगा रखे थे। 40 दिनों में ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं किए थे। इस समय में षड्यंत्र के तहत केंद्र राज्य सरकार ने मिलकर इतना बड़ा हमला को अंजाम दिया, इसके बारे में एक भी मीडिया वाले सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। मुख्य नेतृत्व का सुरक्षा को लेकर पार्टी ने क्या किया, सभी के मन में सवाल उठ रहा है और ये साधारण बात है, उठना भी चाहिए। एक बात में जवाब देना है तो हाँ, हम विफल हो गए, ये माओवादियों के प्रवक्ता विकल्प ने कहा है। जनवरी महीने तक एक यूनिट में 60 के ऊपर संख्या रहती थी, मतलब बसवा राजू के सुरक्षा में 60 माओवादी जो हैं ऑटोमेटिक वेपन लेकर रहते थे। प्रतिकूल परिस्थितियों में आसान मोबिलिटी के लिए संख्या को घटाकर उस कंपनी में इस बीच में कुछ सीनियर लोग कमज़ोर होकर सरेंडर भी कर दिए। घटना के समय 35 की संख्या थी। अप्रैल और मई के बड़ा अभियानों का अंदेशा उन्हें पहले से था, लेकिन सुरक्षित जगह में जाने के लिए माओवादियों के नेता बसवराज तैयार नहीं थे। सुरक्षा के बारे में जब भी उनसे पूछा जाता तो उनका कहना था कि मेरे बारे में आप लोग चिंता नहीं करना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल इस जिम्मेदारी को निभा सकता हूँ। युवा नेतृत्व का सुरक्षा पर आप लोग ध्यान देना है। शहादतों से आंदोलन कमज़ोर नहीं होते, शहादतें बेकार नहीं होते। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। इतिहास में शहादत क्रांतिकारी आंदोलन का ताकत दिया। अभी भी मुझे विश्वास है इन शहादतों के प्रेरणा से क्रांतिकारी आंदोलन कई गुना ताकत के साथ नए सिरे से उभर कर सामने आएगी। इस फांसीवादी सरकार की जो दुष्ट योजना साकार नहीं होगी, अंतिम जीत जनता की होगी। ये कहना माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व कॉमरेड जो बसव राजू उनका है, ये जो माओवादियों ने अपने पत्र में लिखा है। साथ ही लिखा है कि उनके कई साथी समझाने से भी माओवादी जो शीर्ष नेता नहीं माने। प्रतिकूल स्थिति में कैडर के साथ रहते हुए नज़दीकी मार्गदर्शन देने का तय किया। उनके आंदोलन और नेतृत्व पर दुष्प्रचार करने वाले राजनेता, पुलिस अधिकारी व गोदी मीडिया वालों से माओवादियों के प्रवक्ता विकल्प ने सवाल किया है कि जिम्मेदारियों को छोड़कर नेतृत्व भाग जाने का झूठा प्रचार करने वाले इन सभी शर्मिंदगी होनी चाहिए कि जो सच्चा क्रांतिकारी उन्होंने कहा है अपने माओवादी नेता को, वो कभी डरता नहीं। उन्हें देश के भविष्य को लेकर चिंता है। यह सफलता बड़ी उपलब्धि कहते हुए सरकार और प्रति क्रांतिकारी लोग जश्न मना रहे हैं और माओवादी भी मान रहे हैं कि यह उन लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कॉर्पोरेट हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की अपनी योजना को अमल करने की दिशा में यह एक उपलब्धि जरूर है, लेकिन नए भारत, विकसित भारत के नाम से देश को कॉर्पोरेट हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की आरएसएस भाजपा की योजना से ऐसे में देश के करोड़ों लोग इस नुकसान को लेकर चिंता में। यह भारत की क्रांतिकारी आंदोलन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इतिहास में 21 मई माओवादियों के लिए अंधेरे दिन के तौर पर दर्ज किया जाएगा। मजबूत दुश्मन को, मतलब कि पुलिस का सामना करते समय क्रांतिकारी आंदोलन ऐसे नुकसानों को सामना करने की संभावना में रहता है। माओवादियों के नेता बसव राजू का जो दृढ़ विचार या लंबा योगदान से निर्मित आंदोलन है, उनके मार्गदर्शन में काम करते हुए विकसित एवं दृढ़ कैडर के और अनुभवी कामरेडों से लैस सेंट्रल कमेटी मौजूद है। इस आधार पर होकर क्रांतिकारी आंदोलन इस प्रतिकूल स्थिति से उभरेगा। वो मान रहे हैं माओवादी कि उनकी स्थिति काफ़ी अनुकूल नहीं है और सरकार से पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। इतना ही नहीं, साम्राज्यवादियों की मदद भी मिल रहा है। देश व अंतर्राष्ट्रीय कानून व नियमों का उल्लंघन करते हुए देश के अंदर सेना का इस्तेमाल हो रहा है। बड़ा आर्टिलरी व टैंकों का इस्तेमाल हो रहा है। इससे सशस्त्र क्रांतिकारियों को भौतिक रूप से निर्मूलन करने में कुछ हद तक सफल होते होंगे, लेकिन क्रांतिकारी विचारों को खत्म कर पाना संभव नहीं है। देशवासियों से माओवादियों ने अपील किया है कगार के नाम से जारी हत्याकांड, इसके पीछे सरकार की असली मंशा को समझा जाए और उनके देश और देश की संपदाओं, पर्यावरणों व को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान करने वाले सच्चे देशभक्त के विचार व राजनीति के साथ खड़ा हो जाएं, उनकी शहादत को नमन करें, ऐसा उन्होंने अपील भी किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है इस सरकार से पूछिए, पाकिस्तान के सेना के अधिकारी और आतंकवादी लोग साथ में रहने का सबूत भारत सरकार पेश कर रहे हैं।
अगर इसे सच मानने से पाकिस्तान के एक डीजीएमओ के कहने पर तुरंत सीज़ फायर अमल में कैसे आया? हमारे देश में जनवादी लोग, क्रांतिकारी लोग, मतलब कि माओवादी, जिन्हें वो खुद क्रांतिकारी कहते हैं लोग, शांति वार्ता से समस्या को हल करने के लिए सीज़ फायर का अपील करने से भी सरकार नहीं सुनते। सैकड़ों आदिवासी जनता व क्रांतिकारियों की हत्या करने की योजना को ही अमल कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर के मामले में कौन सा ताकत मोदी का मुंह बंद करवाया? फिर किस सफलता के लिए देश में तिरंगा यात्रा निकाला जाता है? जनता को भटकाने के लिए नहीं। ऐसा कहने का मतलब यह नहीं कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध चाहते हैं। देश के सत्ताधारी लोग बड़े कॉरपोरेट साम्राज्यवादियों के बीच के साठगांठ को समझिए। इन लोगों के साथ ज़रूरत पड़े तब ऐसे माहौल तैयार रहते हैं। साथ ही साथ विकल्प ने एक लिखा है कि क्रांतिकारी आंदोलन में उनके मारे गए जो साथी हैं उनके बारे में सेंट्रल कमेटी की तरफ से एक बुकलेट जारी किया जाएगा। ये 3 पन्ने का एक प्रेस नोट विकल्प ने जारी किया है और साथ ही साथ 4 पन्ने का एक प्रेस नोट है जिसमें उन्होंने अपने मारे गए सभी साथियों के नाम दर्ज किए हैं। वो तस्वीर जिसे हमने आपको पहले दिखाई है। तो ये 2 प्रेस नोट माओवादियों ने इस बड़ी मुठभेड़ के बाद हुए बड़े नुकसान को लेकर उन्होंने जारी किया है। हालांकि देखिए, जो इसके पहले शांति वार्ता को लेकर भाषा शैली थी, उससे उलट फिर से माओवादियों ने अपने पुरानी भाषा शैली का इस्तेमाल करते हुए जवानों के लिए गुंडा या फांसीवादी, ब्राह्मणवादी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। बीच में जो शांति वार्ता को लेकर और सीज़ फायर को लेकर जो पत्र जारी हुए थे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर या अमित शाह को लेकर काफ़ी सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया था माओवादियों ने। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा को लेकर भी काफ़ी सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया था। लेकिन जब उनके शीर्ष नेतृत्व को मार गिराया गया तो उसके बाद उनकी फिर से भाषा शैली बदल गई है। दूसरी चीज़ की माओवादियों ने जिस तरह से पर्यावरण का जिक्र किया है, मैं भी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट करके लौटा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन पर्यावरण बचा रहा है और कौन पर्यावरण का दुश्मन है। इसके पीछे वजह ये है, आपको लग रहा होगा कि प्रेस नोट के बारे में मैं पर्यावरण पे कहाँ घुस रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि जिसके पास जितना बड़ा हथियार है वो उतने बड़े हथियार से पर्यावरण को पूरी तरह से खत्म करने पर आमादा है। पेंदा खेती के नाम पर आदिवासी बड़ी मात्रा में पेड़ों को काट रहे हैं। मैंने ओरछा के पास भी देखा, सड़क निर्माण हो रहा है और सड़क निर्माण के बगल बहुत बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं जो कि सड़क की जद से बाहर हैं उसके बावजूद। साथ ही साथ कई ऐसे इलाके हैं जहाँ बड़ी बड़ी मशीनों से भी पेड़ काटे जा रहे हैं। उसका एक बड़ा उदाहरण हसदेव भी है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि चाहे माओवादी जल जंगल ज़मीन की बात कर रहे हैं या सरकार पर्यावरण की बात कर रही है, लेकिन असल हकीकत ये है कि पर्यावरण को कोई बचा नहीं रहा है। हर कोई अपने स्तर पर दोहन करने पर आमादा है। हर कोई इसे खत्म करने को तैयार बैठा है। हर कोई चाहता है कि पर्यावरण खत्म हो जाए, कि पेड़ पौधे खत्म हो जाएं और धरती पर शांति और अमन चैन काबिज हो। पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, या ऐसा होता है कि नहीं पता। माओवादियों का प्रेस नोट था, उसमें उन्होंने इस बात को कहा, तो बोलते बोलते प्रेस नोट को पढ़ते पढ़ते मेरे जहन में सवाल आया कि इस पर्यावरण के मुद्दे पर भी एक लाइन अपनी तरफ से लिख दूं। माओवादियों को बड़ा नुकसान हुआ है, उसका जो प्रेस नोट में वो नुकसान, उनकी भावना साफ नज़र आ रही है। और मैं थोड़ा लेट ज़रूर हूँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण था, मुझे लगा अपने दर्शकों को इसे दिखाना चाहिए। आप भी अपने विचार रखिएगा, बताइएगा क्या सोचते हैं माओवादियों के इस प्रेस नोट पर, आपका क्या कहना है? क्या लगता है 31 मार्च तक क्या होगा माओवादी संगठन का? और क्या लगता है कि अगर ये पार्टी है, भले ही बैन पार्टी है, तो कौन हो सकता है अगला महासचिव? अगला महासचिव कौन होगा या अभी कितने लोग बाकी हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो आपको सामने जल्द लेकर आऊँगा। अगर ये बातचीत, ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।